Namaste and welcome to this exciting new episode of Saptology Debunking Mythology. आज हमारे पास very special guest is here. जिन विषयों पे मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है तो वहां पर मैं सबको बुलाता हूँ और आपको मालूम ही है कि the areas which we focus on is purely based on history. तो आज के जो गेस्ट हैं इनका बहुत रिसर्च है and you loved his last video on Balochistan. So if you loved it तो आपको गेस हो ही गया होगा कौन आने वाले हैं. So without delay, let's welcome Shri Siddharth Dave. Welcome to the show. नमस्कार. नमस्कार। आज हम लोग जिस परिस्थिति में मिल रहे हैं वो अच्छी तो नहीं दिखती है, लेकिन हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, खुश रहना चाहिए 24 घंटा. So which is a requirement for us. तो सिद्धार्थ जी, ये पिछले एपिसोड में जब हमने एंड किया था बलूचिस्तान के, मैंने आपसे बोला था, दर्शकों से भी बोला था कि मैं सिंधु देश पे थोड़ी बात करूंगा. और सिंधु देश मेरे हिसाब से, मेरा कहने का है कि भारत की जो बाउंड्रीज हमेशा होती रही हैं सिंधु नदी के जैसे सिंधु नदी के पूर्वी साइड में भारत की बाउंड्री ऑफिशियली रही है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, कि दैट वाज अ लिमिट, उसके आगे कोई क्रॉस नहीं करना चाहिए. लेकिन हमारे जो पिछले जो भी नेता थे जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं था, उन्होंने सिंधु नदी के इस तरफ बाउंड्री बनवा दी, विच इज टोटली रॉन्ग. सिंधु नदी के उस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि सिंधु नदी तो हमारे मंत्रों में भी आता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. तो हाउ डू यू थिंक दिस सिचुएशन कैन बी रिवर्स? क्योंकि अब तो लेना ही पड़ेगा. हमारे पुण्य स्थल वहां पर हैं, और चाहे वो सोचें कि कराची हमारा होगा या नहीं होगा, हमको कराची से कोई मतलब, शहर से मतलब नहीं, लेकिन कराची की भूमि से तो मतलब है. तो व्हाट डू यू सी द इवॉल्विंग सिचुएशन राइट नाउ एज ऑफ टुडे? ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमक्षभीरजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवां सहस्रनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. ओम शांति शांति शांति. नमस्कार सभी को. और started with this mantra from Rigved, which says Bhadram Karnebhi Shrunuyam Devaha. So this is invocation to all the positive energies that may I listen good things. Bhadram Karnebhi Shrunuyam. मैं जो भी सुनूं वो भद्र सुनूं, अच्छा सुनूं. भद्रम पश्चिम अक्षभीर जत्राहा. अपनी नयनों से, अक्षों से मैं जो भी देखूं वो भी भद्र हो. और स्थिरे रंगे स्तुष्टुवाम सहस्त्रनुभिः. मेरे जो सेंसेस हैं उसमें मैं काम रहूं, मेरे कंट्रोल में रहे, ये प्रार्थना है ईश्वर से. तो आई फेल्ट लाइक स्टार्टिंग टुडेज पॉडकास्ट विद दिस इन्वोकेशन, विद दिस मंत्र. और हमने कई बार इस बारे में बात की है कि मंत्र वो होते हैं जो मन को प्रभावित करते हैं. वेदों में मंत्र हैं, बाकी श्लोक जो है वो अलग बात है. और तंत्र वो होता है जो तन को प्रभावित करता है. तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं रिपु की, शत्रुओं की, तो मुझे लगा कि एक ऋग्वेद का एक मंत्र है जो डिस्ट्रॉइंग एनिमीज के बारे में. ऋग्वेद का ये मंत्र है जो कहता है द्रोणासुतस्य वार्यस्य गोमतो रथस्पृहस्य बृहतो दिवे दिवे प्रत्नम रयीम यशशम धेहि नह पुरुहु. ऋग्वेद का ये मंत्र है. और this is to the mighty one Indra, and it says bestow upon us day by day ancient glory. This is most important. Ancient glory, abundant wealth, victory over enemies and protection of our people. तो जहां पे ये शब्द का प्रयोग हुआ है पुरह, प्रत्नम रयीम यशशम धेहि न पुरह. तो आप देखेंगे कि जितने भी भारतवर्ष के पुराने नगर हैं उसमें सभी के पीछे पुर आता है. कानपुर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया. तो पुर का अर्थ यहाँ पे एक फोर्ट्रेस से भी एक हो जाता है. और इस तरह के कुछ मंत्र अथर्ववेद में भी हैं. भगवद गीता में भी चैप्टर 3 37 श्लोक जो है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा
विद्यनेहि महि वैरिणम। तो इन सब श्लोकों के साथ हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। और जहाँ पे हमने शक्ति की बात की है, जहाँ पे शुरुआत जैसे आप जय जगन्नाथ से करते हैं, तो चूंकि आज बात कुछ बेलिजरेंट टॉक्स हो रहा है, तो देवी महात्म्य का ये श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु। हम तो हमेशा से कहते हैं शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Salutation to the Devi who resides in all beings as strength and power. मैं आज के इस पॉडकास्ट में इस विषय पे भी बात करूंगा कि किस तरह से इट इज इन द डिवाइन डेस्टिनी ऑफ भारतवर्ष टू हैव व्हाट इज इट्स लेजिटिमेटली इट इज इट्स ओन। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि मैं बात कर रहा हूं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये शक्ति स्वरूपा ये निहित है भारत माँ के अंदर। ये थोड़ी सी इनटेंजिबल सी बात लग सकती है अभी, क्योंकि अभी जो माहौल है वो इस तरह का है कि जहां पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी मच टैंजिबल। पाकिस्तान के पास ये न्यूक्स हैं, भारत के पास ये न्यूक स्ट्रेंथ है, विज़-अ-वी आर्मी नेवी एयरफोर्स स्ट्रेंथ की बात चल रही है। और ऐसे में जब मैंने थोड़ी सी एक अलग स्फीयर पे आपसे बात कर ली है, मैं इसके आगे भी इसका विवरण बताऊंगा। पर जैसे विष्णु पुराण में भी जो उल्लेख है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। और इसका उल्लेख में आगे वेदों के ही, ऋग्वेद के ही मंत्र में, जहां पे सप्त सिंधु और जेंद अवेस्टा जो कि पारसियों का धर्म ग्रंथ रहा है, उसमें इसको हप्त हिंदू के नाम से भी उसका उल्लेख हमें मिलता है, जो कि ईरानियन संस्कृति है, ईरान से आगे चलकर आई है। नहीं, वो भारत की ही है, भारत की ही है, वो कटी नहीं हुई लगती है। नहीं, करंट मैं ये कह रहा था आदित्य जी, करंट जोग्राफिकल जो 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 करंट जहां पे अभी ईरान है, यस यू आर राइट, ये भारतीय संस्कृति ही है। भारत का, अखंड भारत का अगर आप मैप भी देखेंगे तो इट एक्सट्रापोलेट्स टिल द करंट बॉर्डर्स ऑफ ईरान, इराक एंड फर्दर, राइट। वो लोग ही बट एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग भी अभी बोलते हैं कि हमारी संस्कृति भारत से आई है, वही लोग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज भी बोलते एब्सोल्युटली, हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। और इसीलिए वो यूरोपियंस ने उल्टा बोल दिया था कि यूरोप से भारत आई है, वो बट यूरोप ईरानियन themselves say it कि वो भारत के वंशज हैं, themselves say it। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बाकू में एक टेम्पल भी है, अग्नस्तेय टेम्पल बाकू, इट्स विदिन द कैपिटल के पास में ही है। यस, और वो तो पूरे का पूरा, वहां पे आपको गुरुमुखी स्क्रिप्ट, वहां पे आपको देवनागरी स्क्रिप्ट, और वहां पे आपको हर तरह के इंस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे। और एक पौराणिक टेम्पल भी अपर पार्ट्स ऑफ, मतलब नॉर्थ ऑफ ईरान, वो आपको देखने करेक्ट, मिलेगा। करेक्ट। किंतु वो अ, अग्नि वहाँ पे जी, अभी भी जल रही है, अग्नि वहाँ पे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। किंतु आज जब हम बात कर रहे हैं सिंधु देश, यानी कि जो अब का, जिसको पाकिस्तान कहेंगे, 1947 के बाद का पाकिस्तान कह सकते हैं, वो है तो सिंधु देश ही, वो है तो हमारा ही। और अखंड भारत का सिंधु देश, सिंधु प्रांत, सिंधु पुर कह सकते हैं। तो इस बारे में जब मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था कि आज दर्शकों के साथ आपके जो समग्र भारत ही नहीं किंतु समग्र विश्व के जो दर्शक हैं, तो कुछ मैंने सोचा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी एक पुस्तक है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक का टाइटल है। और इसमें वो चैप्टर 4, जिसका टाइटल है सोशल स्टैग्नेशन, अगर आप पेज नंबर देखेंगे तो 75 से 76 पेज नंबर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बात कही है वो मैं आपको बताता हूं कि ही इज क्रिटिसाइजिंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटीज फॉर देयर सोशल रिजिडिटी, बट फर्दर ही राइट्स दैट मुस्लिम सोसाइटी इन इज डिवाइडेड इनटू अशराफ एंड अजलाफ, मिररिंग द हिंदू। यही कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आप हिंदुइज्म में जो वर्णाश्रम है, उन्होंने उसको आईना बताया। उन्होंने कहा कि आप में भी जो है अशरफ और अजलफ। और इस पुस्तक का कहीं न कहीं पे मोदी जी ने अब जो हर बार जो वो बताते हैं कि व्हाट अबाउट द पसमानदा मुस्लिम्स? व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी विद इन द माइनॉरिटीज़? अभी भी जब वक़्फ़ बिल पास हुआ, उसके बाद वक़्फ़ एक्ट बना, और एक बोहरा मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन आया था, और उस समय भी उसने इसी इसी बात का मेंशन किया था। और फर्दर उसी चैप्टर में आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्ग्यू करते हैं दैट इस्लाम इन इंडिया जो है वो किस तरह से एक
सिचुएशन में है जहां पे वो इट विल सीज टू एग्जिस्ट. कैन हिंदूज एंड मुस्लिम्स को एग्जिस्ट, ये चैप्टर 5 पेज नंबर 91 से 92 में अंबेडकर जी का एक क्लियर स्टेटमेंट जो मैं वर्बैटिम पढ़ रहा हूं. हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज इम्पॉसिबल टू अचीव, अनकोट. ये पेज नंबर 91 92 में आपको देखने मिलेगा. ही गिव्स सेवरल रीजंस फॉर दिस, इंक्लूडिंग जो सोशल कस्टम्स हैं या फिर जिस तरह का एक रिजिडिटी है जो कि उनके हिसाब से इस्लाम में पाया जाता है. और आगे उन्होंने ये भी कहा है दैट ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स ओनली. ये कहीं ना कहीं पे मैं ये बताने की इसलिए प्रयास कर रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट ऑफ उम्मा वो तो आपके दर्शकों को कोई बताने की नई बात नहीं है. आई एम श्योर योर ऑडियंस इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द थ्री जो मेन पिलर्स हैं, उम्मा, जिहाद और काफिर. उनके बारे में उनको पता ही है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इस ये बात कह के कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसी बात का एक उसको उसको अपनी पुस्तक में इसका मेंशन करके इस बात को फर्दर वैलिडेट किया है. 97 से 99 के पेज में he highlights that Muslims have historically opposed any social reforms such as, क्योंकि he was a student and a very well-known jurist. So he mentions that Age of Consent Act and compulsory primary education not on principle but because it was supported by the larger section of the people. Problem of Pakistan क्या है? ठीक है, तो उस समय वो यही कहते हैं कि he in fact blames Muslim for their aspiration without an analysis and जो उनकी जो dispassionate एस्पिरेशन है उसके बारे में. एनीवे मेरे इन सब चीजों के कहने के पीछे का कारण ये था, अभी अगर आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 8 में टू नेशन थियरी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है. मुस्लिम एग्रेसिवनेस के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से फर्दर ही टॉक्स अबाउट मुस्लिम ऑब्स्ट्रक्शनिज्म की भी बात बताई है. बट कहने का तात्पर्य ये है दैट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, इट इज नॉट ऑर्गेनिक क्रिएशन. और बहुत सारा चैप्टर वाइज उसमें लिखा हुआ है. बट the basic point which I'm trying to draw to you here is that any entity which has not come up organically, जो स्वतः नहीं उसका उद्भव हुआ है अपितु आर्टिफिशियली हुआ है. जैसे कि के मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था, और उनकी एक पुस्तक भवंस, जो भारतीय विद्या भवंस का जो जर्नल है, उसमें चैप्टर है पाकिस्तान श्री औरबिंदोस प्रोफेसी. तो उसमें उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉल्सहुड, फ्रॉड एंड फोर्स. आई विल रिपीट इट अगेन. पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉल्सहुड, फ्रॉड एंड फोर्स. एंड ही फर्दर उस भारतीय विद्या भवन का जो जर्नल है, वॉल्यूम 18 नंबर 11 डेटेड December 26, 1971 को ये पब्लिश हुआ है. तो उसमें फर्दर उन्होंने कहा है इट मस्ट बी ब्रॉट अंडर इंडियाज मिलिट्री एम्बिट. फर्दर ये अम्बेडकर के व्यूज, ये अम्बेडकर के व्यूज नहीं, ये के एम मुंशी के व्यूज. हाँ, और उन्होंने औरबिंदो की जो प्रोफेसी है उस पे ये बात कही है. और श्री औरबिंदो जो है उनके भी अगर आप लेख पढ़ते हैं तो उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया हुआ है दैट पाकिस्तान इज फ्रॉड, फोर्स एंड ट्रेचरी, क्रिएशन ऑफ फोर्स, फ्रॉड, फोर्स एंड ट्रेचरी, इससे है. तो दर्शकों को ये जानना आवश्यक है कि हम हमेशा क्यों कहते हैं भारत सनातन, दैट मीन्स जिसका कोई आदि न अंत, इट इज इटर्नल, राइट. और ये चूंकि जिसकी हमारे शास्त्रों में तो भारतवर्ष को ऐसा बोला गया है कि इट इज द ओनली लिवेबल प्लेस ऑन द प्लेनेट, ये बोला गया है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो एक जो यंग ऑडियंस है उनके लिए एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी चीज जिसका निर्माण होता है, चाहे अगर एक पेन ले लीजिए, एक मोबाइल अगर है, तो अगर ये मोबाइल कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ है तो ये इसकी एक साथ में एक्सपायरी डेट भी होती है दैट बियॉन्ड दिस टाइम इट विल सीज टू एग्जिस्ट. मेडिसिन होती है उसकी जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है. आप कोई भी चीज उठाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, उसमें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसके साथ साथ ही नीचे एक एक्सपायरी डेट भी लिख दी जाती है. अब
पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग डेट तो हम सबको पता है, 14th अगस्त 1947। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग डेट में, जैसे मैंने कहा कि जब मैन्युफैक्चरिंग डेट हुई है, उसके साथ-साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट भी नियत हो जाती है। नाउ वो क्या है? Maybe we are too short-sighted to understand, see, visualize it, but अब तक का जो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कब होगा, कब होगा, कब होगा? तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि 75 इयर्स जो हैं वो 1947 से अब तक का जो समय कालखंड रहा है, ये हिस्टोरिकली पीरियड में देखें तो ये बहुत छोटा पीरियड है ना? तो कब होगा, कैसे होगा? नाउ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम होता हुआ अपनी ही लाइफ टाइम में, आदित्य भाई मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि हम दोनों की लाइफ टाइम में ही इसे हम होता हुआ देखेंगे और बहुत जल्द इसको देखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू आपका जो मूल प्रश्न था कि इस सब के पीछे जिस तरह से मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान का जो तत्व है, जिसको के एम मुंशी हमेशा कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ फॉल्सहुड, फ्रॉड एंड फोर्स। तो जिसकी क्रिएटिविटी में ही नेगेटिविटी है, तो उसका अंत भी उसी तरह से एक नेगेटिव वे में, एक बहुत ही ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं कहूँ तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि अभी वहाँ की जो स्थिति है, जिस तरह से वहाँ के लोगों में एक एंगर है, और ये एक फेमस मेरा एक सेंटेंस हो चुका है कि पाकिस्तान इज करंटली अ नेशन ऑफ एंग्री पीपल, हंग्री पीपल एंड रेडिकलाइज्ड पीपल। तो जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये बहुत खतरनाक एक कॉकटेल बन जाता है कि जो और या टुवर्ड्स इट्स ओन नेशन। सो ये जो है ये बहुत खतरनाक एक कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो लोग वहाँ के त्रस्त हैं और जिस तरह से मैंने बताया कि उसकी नियति ही है कि वो आगे चल के जो सुप्रीम जो डिवाइन फोर्सेस हैं, और वो भी अगर आप देखें कि भारत के लिए क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के क्यों हित में आ रहे हैं, कहीं न कहीं पे ये भी हो सकता है कि आप भी कह सकते हैं कि ये सब जो लार्जर फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस हैं या फिर यूरोपियन फोर्सेस हैं, ये सब करा रहे हैं। बट जिसे जिस तरह से मैं इसको एक मैक्रो लेवल पे देख पा रहा हूँ, ये भारत की नियति में है कि नरेंद्र मोदी जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं। जैसे कल या परसों के आपके पॉडकास्ट में मैं केडिया जी को सुन रहा था और उन्होंने जो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की कही कि डोभाल जी तो वहीं पे हैं, जयशंकर भी वहीं पे हैं, बट व्हाई इज इट दैट कि किसी चीज का जब होना होता है तो वो ऑटोमेटिकली, जिसको हम जिक्सॉ पजल बोलते हैं ना, उसमें वो ऑटोमेटिकली आके वहां पे फिट हो जाते हैं एंड पिक्चर जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उनका भी सेंटर स्टेज पे आना वो इसी समय में लिखा होगा, आदित्य भाई, और बहुत जल्द हम जो है इसकी फलश्रुति होता हुआ देख पाएंगे। एक्चुअली आपने जो भी शब्द बोले यहाँ पर कि पाकिस्तान के बारे में फ्रॉम ऑरोबिंदो एंड मेनी अदर पीपल, मतलब हमारे जो भारत के जो पूर्व, जो मैं बोलूँगा थिंकर्स, जो मुनि थे हमारे, एक तरीके से, वो उन लोगों ने भी वही बात बोली जो आज हम बोल रहे हैं। तो आज तक भारतीयों को समझ में क्यों नहीं आई? कि क्यों हम वही बात बार-बार रिपीट करते हैं? पाकिस्तान इमेजिनरी नेम है। वो काल्पनिक दृष्टि से भारत के ऊपर थोपा गया है। फॉर ट्रू। कंट्रोलिंग सोवियत्स, फॉर कंट्रोलिंग वेरियस जियोपॉलिटिकल एब्सोल्युटली, इश्यूज, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। है ना? और हमारे जो मूर्ख राजनीतिक है, मूर्ख ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज़ दीज़ गाइज़ हैव पुट अस इन पेरेनियल प्रॉब्लम। मतलब राष्ट्र आपसे बड़ा होता है। आपसे बड़ा गाँव होता है, गाँव से बड़ा जनपद होता है, ज शहर जनपद से बड़ा राष्ट्र होता है। और राष्ट्र को बनाने का कारण ही यही है कि सनातन धर्म की रक्षा की जाए। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसकी रक्षा देवता करते हैं। तो अभी भारतीय पॉलिटिशियंस की रक्षा नहीं कर रहे हैं, जो भी रक्षा दिख रहा है। बट इसका क्षेत्रफल बड़ा होता था, बहुत बड़ा होता था। तो ये जो कोर रीज़न है कि सेम अभी मैं देखता हूँ पाकिस्तानी एनालिस्ट को बुलाया जाता है वही बकवास सुनने के लिए, जो 70 साल से हम लोग सुन रहे हैं। देयर इज़ नथिंग दे आर गोइंग टू ऐड, क्योंकि वो उस बुक से बाहर नहीं निकल सकते जो कि हिंदुओं को मारना चाहती है। दे आर वेरी क्लियर नाउ, नो नीड टू हाइड आल्सो। उस बुक से बाहर नहीं निकल जाते जो हिंदुओं को मारना चाहती है। तो व्हाई अब हम, जो हमारा जो स्वाभाविक बाउंड्री है सिंधु नदी, पे हमको पूरी सिंधु नदी चाहिए हमारे
फल में पंचनद देश में भी कुछ नदियाँ चाहिए क्योंकि महाभारत कालीन नाम ही उसका पंचनद देश है। पंजाब तो बाद में फारसियों ने डाला है। हुँ, हुँ, वेरी क्लियर पंजाब इज़ अ फारसी नेम। हुँ, 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 अब तो व्हाई देयर इज़ अ लैक ऑफ रिज़ॉल्व मुझे दिखता है कभी-कभी। हुँ, हुँ। इसके पीछे का कारण अगेन 2-3 है। जब से हाँ, हमने विद्या यानी कि एजुकेशन वामपंथियों के पास छोड़ दिया और एंटरटेनमेंट जिहादियों के पास छोड़ दिया और इकोनॉमी जो है वो भी अगेन एक तरह से हमने लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट जो है सोशलिस्टिक एक पैटर्न के उसमें देखें तो उसमें चला गया। तो अगेन जब हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि एजुकेशन जो है वो एक वामपंथी और वामपंथी ने अपना एक उनका एक एजेंडा था। आपको जैसे हम आपने बताया शुरुआत में ही कि क्यों अमेरिका सपोर्ट कर रहा था बिकॉज़ इट वांटेड टू पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा था शुरुआत में बिकॉज़ इट वांटेड टू चेक सोवियत कम्युनिस्ट्स और यहाँ पे एक ये भी हो रहा था कि किस तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और इस्लाम क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो यूनिटी में तो मानते हैं बट एट द सेम टाइम एक उनकी जो इक्वालिटी है वो भी एक अलग तरह की है तो विच इज इन देयर ओन डोमेन वो अपने ही कुनबे में इन सब चीजों को देखना चाहते हैं तो इन सब के चलते उनका एक नेक्सस एस्टैब्लिश होता गया बिटवीन द कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और इस्लामिक थॉट के बीच में और इसके चलते क्या हुआ कि जो भारतीय चित्ती है जो भारत बोध है स्वबोध है वो कहीं ना कहीं पे उसका जो है वो ह्रास होता गया इसके बारे में अलग डिबेट हो जाएगी कि हाउ पोस्ट 2014 या 2010-14 के बाद का जो पीरियड है जिसमें स्वबोध की यात्रा शुरू हुई है एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन इवेंट और वन जिसमें बीजेपी कमिंग इनटू पावर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं वो तो सिर्फ एक कारण है उसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स केम इनटू फोर्स बहुत सारे परिबल साथ में इकट्ठे हुए और अब जो एक यात्रा शुरू हुई है पिछले 2014 से अगर हम उसको देखें विच विल बी वाटरशेड and it is not again I'm repeating it is not because of what happened on May of 2014 when Narendra Damodar Das Modi took the oath definitely it was one of the most important factor बट उसके साथ साथ में एक इफ आई मे यूज द वर्ड और इफ आई मे से इट वाज टू हैपन हेंस इट हैपेंड तो ये एक सोसाइटल रिजुवनेशन जो हुआ ये जो 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 स्वधर्म की जो यात्रा है जिसमें एवरीवन स्टार्टेड ट्राइंग टू फाइंड आउट स्वबोध की यात्रा जो है कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी और उसके फिर चलते 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 ये जो सिविलाइजेशनल प्राइड जो है ये अब धीरे धीरे करके ये उठना शुरू हुआ है तो अगेन जो मैंने आपको शायद इसके रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बताया साइनोसाइडल वेव की जो मैंने आपको बात बताई थी शुड आई शेयर अबाउट दैट इज इट मैंने मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसको रिकॉर्डिंग में बताया है उसके पहले बताया आपको बताइए, शेयर करिए, शेयर हाँ, करिए। तो तकरीबन ग्रेजुएशन के बाद आदित्य भाई आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस और तकरीबन 3-4 साल का वो पीरियड था जिसमें आप प्रीलिम्स क्लियर करो फिर मेंस दो मेंस के बाद फिर इंटरव्यू ना हो तो फिर से प्रीलिम्स मेंस मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री और वो हिस्ट्री को जब आप 3-4 साल पढ़ते हैं भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को अगर आप यू जस्ट डोंट रीड यू स्टडी तो आप ना फिलोसोफर बन जाते हैं correct me if my statement is right or wrong or what you believe on that but वो फिलोसोफर के वो आते आते मैंने कहा मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सारे के सारे जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं जितने भी सोसाइटी जो एक स्टेज पे ऊपर आती है फिर उसके बाद उसका पतन होता है वो नीचे जाती है कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी है जो वो अपने सबसे इट इज एट इट्स एबिस और इस्लाम का जो है वो अभी पतन शुरू हो चुका है और जो सनातन धर्म है वो अभी ऊपर रिवाइवल उसका जो है वो फिर से आ चुका है और इस पूरे प्रोसेस में सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो इस पूरे प्रोसेस में उतार चढ़ाव के बीच में भी वो बना रहा है और वो इसलिए बना रहा है क्योंकि वी आर द मोस्ट इफ आई मे यूज द वर्ड एक्सेप्टिव एकोमोडेटिव और एक 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 हाँ मतलब चूंकि एक स्टैग्नेंट नहीं है
जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज स्टैग्नेंट हो जाती है तो फिर वो डीके शुरू हो जाएगा उसमें, उसका वो पतन शुरू हो जाएगा। किंतु सनातन संस्कृति सभ्यता या फिर जो तत्व है वो ऐसा है जो इवॉल्विंग है। और ये दो चीजों को मैं अक्सर बड़े मजे से शेयर भी करता हूँ। भगवत गीता में 18 चैप्टर 63 श्लोक में भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा है वो कर। एंड डिस्पाइट शेयरिंग गुह्यात गुह्य ज्ञान, जो ज्ञान दिया है वो भगवान ये कहते हैं इति ते ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतयम मरा विमृशेत दशेषिन। You contemplate, you think about it, and then yathechasi tatha kuru. And look at the beauty of the disciple, the student, the reader. That 73rd श्लोक में वो क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव. So the point which I'm trying to share it to you and your audience is that this flexibility, this uniqueness is only in Sanatan Tattva. That gives you the ultimate freedom. हाँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब भगवान स्वयं भगवान कह रहे हैं जो मैंने जो ज्ञान दिया है वो ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, वो गुह्य ज्ञान नहीं है, वो गुह्यात गुह्यम भी नहीं है, वो गुह्यात गुह्यम से भी आगे है। बट स्टिल यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा है वो कर। तो ये ये सनातन तत्व का ये एसेंस रहा है। इसीलिए डिस्पाइट ऑल द ट्रबुलेशंस, डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउन्स, वैदिक संस्कृति जो है वो सनातन है, इटर्नल है। इसी के कंपैरिजन में जो बाकी आइडियोलॉजीज या बाकी जो विचार रहे हैं वो एक स्टेज पे डीके पे आ रहे हैं। तो ये बात मैंने आपको किस लिए बताई थी? द जो हमारा थ्रेड क्वेश्चन था कि लाइक व्हाई इंडियन पॉलिटिशियंस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट वो राइट राइट रिपीट हो रही है बार-बार, वही बात राइट रिपीट। राइट 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 राइट। तो हो ये रहा है कि जब हम अब एक रिवाइवल के स्टेज में हैं तो नाउ दे विल बी कंपेल्ड टू थिंक ऑन दीज लाइंस। पहले चूंकि एक वामपंथी एजुकेशनल सिस्टम में जो हमारे दिमाग में डाल दिया गया था वो तो यही था जो जो सबसे, जिसको हमेशा मैं कहता हूं, कार्ल मार्क्स कहकर गया कि रिलीजन इज द ओपियम। रिलीजन इज द ओपियम वो किसके बारे में कह रहा है? वो क्रिश्चियनिटी के बारे में कह रहा है। रिलीजन हियर इज क्रिश्चियनिटी। बट सबसे बड़ा जो अफीम जो चटाई गई हमें वो है गंगा जमनी तहजीब। तो इस बात को आदित्य भाई आप समझिए कि स्वतंत्रता के बाद, स्वाधीनता के बाद जो हमें भारतीयों को, बच्चों को जो अफीम चटाई गई वो थी गंगा जमनी जमनी तहजीब नाम की अफीम। तो हम जो इवन मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, हम सब उसी मैकॉले सिस्टम और उसी एक प्रणाली के तहत, मतलब उसमें हम बड़े हुए हैं। आज भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब नहीं, मेरे मुख से एक्चुअली मैं बचपन से मैं गुरुकुल का हूँ, तो हमको ये सब नहीं सिखाया जाता था। तो वी हम लोगों को तो लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गुरुकुल पद्धति में हमारे गुरुओं ने एक ही बात बताई हम लोगों को, और वही हमको याद है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ादी दिलाई। देखिए, तो भारत की परंपराएँ और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों अलग है। परंपरा में बिल्कुल स्पष्ट बात बोली जाती है, सत्य बात। वो सत्य बात है कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से भारत को आज़ादी मिली। तो मुझे कभी भी बचपन से ही पता नहीं था कि महात्मा गांधी का क्या योगदान है, बाय द वे। क्योंकि महात्मा गांधी को महात्मा माना ही नहीं जाता किसी परंपरा में, तो उसको दुरात्मा माना जाता है। ये परंपरा की बात कर रहा हूँ, बड़े-बड़े आचार्य, सन्यासियों की बात कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल। जब मैं कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से मिलता था, तब मुझे लगता था कि ये लोग तो थोड़े बहके हुए लोग हैं, नॉर्मल नहीं है। सो व्हेन वी यूज्ड टू मीट देम व्हेन वी वर स्मॉल, तो लगता था कि ये लोग को नॉर्मल सी नहीं है इनके दिमाग में, लॉजिक नहीं है। लेकिन लेकिन चलिए आज के विषय पे वापस आते हैं। हाँ, ये तो तो ये जो सिंधु देश है, ये जो सिंधु देश है, ये भारत का अभिन्न अंग, मतलब शास्त्रों की दृष्टि से बोल रहा हूँ, आप तो स्वयं पंडित हैं। तो अरे तो शास्त्रों की दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये तो हमारा पार्ट है। जी लेकिन तो भारत के पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है जिससे कि वो सिंधु देश को अब रोक नहीं पाएगा या रोक सकता है? जी। तो चूंकि आपने शास्त्र की बात की तो ऋग्वेद का मैं मंत्र बताना चाहूंगा 7.36.6। आ यत्साकम यशशो वावशानः सरस्वती सप्तथी सिंधु माता। और यहाँ पे क्लियरली ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, और उसके बाद जैन अवस्था में इसको हप्त हिंदू के उसके नाम से उसका वर्णन किया हुआ है। सो
अब नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड, जो सरस्वती जो है, सरस्वती रिवर, वो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। टेस्ट वर डन बाय भाभा एटॉमिक ऑफ रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ट्रीटियम एनालिसिस किया था और ये प्रूव किया कि अंडरग्राउंड वाटर में 8400 इयर्स ओल्ड एक हिमालयन ग्लेशियर से ये जिसको सरस्वती रिवर कह रहे हैं, तो सरस्वती सप्त सिंधु नहीं, वो तो ये महाभारत महाभारत काल में भी वो कहीं राइट दिखती थी, कहीं नहीं दिखती थी। महाभारत काल दिखती की थी, बात करो, सादर व्हाटएवर 7000 इयर्स बैक, तो वो राइट दिखती थी, नहीं दिखती थी। और दूसरा, एक नॉर्मल गाय वाला आपको बता देगा प्रयाग में, मतलब नॉर्मल नाव वाला बिल्कुल। बोलेगा कि नदी का पानी जो फोर्ट से आ रहा है नीचे, आर्मी का जो एक फोर्ट है वहाँ पे, हाँ, उसके हाँ, हाँ, नीचे वो ओडी फोर्ट है। सरस्वती। हाँ, हाँ, ओडी फोर्ट है, ऑर्डिनेंस डिपो का वो फोर्ट है और वो फोर्ट की भी एक चलिए अलग बात हो नहीं, मैं जाएगी प्रयाग वो। संगम पे बात कर रहा हूँ। प्रयाग संगम जी, पे जी, एक जी। जी, जी, एक जी, 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 वो मिलिट्री का हाँ, पोस्ट है। ऑर्डिनेंस डिपो का फोर्ट है वहाँ पे। मैं उसी की बात कर रहा था, उसके नीचे से जो है वो सरस्वती नदी जो है वो वहाँ से वो मैंने निकल के स्वयं देखा आती है। है इस बार कुंभ मेला में, आई जी, सॉ जी, इट, डिफरेंट जी, कलर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जी, चलिए, जी, चलिए, यस जी। कंटिन्यू। जी, तो जब हम बात करते हैं कि जो जो इस्लाम है और इस्लाम के उसमें मैं आपको एक आपके दर्शकों को आई लाइक टू शेयर समथिंग दैट हाउ ट्रेचरी और जो शुरुआत में कन्हैयालाल मुंशी की भी जो मैंने बात बताई कि किस तरह से इट हैज इवॉल्व्ड ओवर एन आइडियोलॉजी व्हिच इज बेस्ड ऑन नेगेटिव्स। तो एक 711 एडी का समय था और मोहम्मद बिन कासिम ही लॉन्च्ड हिज इन्वेजन ऑफ सिंध और उसने उस समय इराक, सीरिया, अरब सब उस जमा जो भी उस रहा होगा उसके ट्रूप्स को उसने इकट्ठा किया। एंड उसके पहले राजा दाहिर हैड गिवन असाइलम टू अलाफीज। नाउ ये अलाफीज कौन है? तो ये डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद हैं, प्रोफेट भी क्यों, मोहम्मद के, जो कि मक्का से भागकर उनके अलोंग विद देयर 500 फॉलोअर्स ड्यू टू रिलीजियस फाइटिंग, उनके बीच में भी एक ना कुछ लड़ाइयां चल रही थी and it was fatal act of humanity that would cost Hindus everything including future of India। वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये अलाफीज को जो है राजा दाहिर ने शरण दिया। Now first cracks appeared early during Qasim's invasion when one of the first forced converted Hindus, जिसका एक आदमी था जिसका नाम था मौलाना इसामी, ये सबसे पहला कन्वर्ट हुआ। ही वॉज सेंट टू नेगोशिएट विद सीरियन नोबल, दिल्ली के दरबार में आया और एज सीरियंस बोर्ड रिस्पेक्टफुली द न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम वो सीधा रहा। तो ही रिफ्यूज टू बो टू राजा ताहिर and he declared loudly that his loyalty now belonged only to the king of Islam and he would bow before no one else. Now, Tahir was shocked behind these words, and in that moment, an irreversible, dangerous precedent was set. A change of faith had become a change of nationality, and with it, its earliest स्पार्क ऑफ सेपरेटिस्ट पाकिस्तानी माइंडसेट जो कई बार हम लोग देखते हैं कि वो हिंदू या मुस्लिम के बीच में जो है वहीं से उसका शुरुआत होता है और फिर किस तरह से दाहिर और कासिम की का युद्ध होता है और उसमें वही जो अलाफी हैं वो इनको बिट्रे करते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि जो आपका आप वंस यू फॉरगेट योर हिस्ट्री यू आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। हमारे टेक्स्ट बुक्स में इन सब चीजों को बताया नहीं गया थैंक्स टू पॉडकास्ट लाइक दैट ऑफ सत्यलॉजी कि जो मिथोलॉजी को डिबंक करके जो सत्य है उसको वो उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब अभी से शुरू हुआ, ये पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ। तो ये भारत की नियति में है कि ये उसकी उसके उसकी फलश्रुति तक जाएगा। आपका जो प्रश्न था जो थोड़ा अगर हम जियो पॉलिटिक्स और थियो पॉलिटिक्स को साइड पे रखकर जियो पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा अगर आ जाए, आपने पूछा था कि ये कैसे संभव होगा। तो अगर हम अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में देख रहे हैं कि किस तरह से आईएनएस विक्रांत ऑलरेडी सिंधु सागर पे आ चुकी है, उसको हम अरेबियन सी नहीं कहते हैं, उसको हम सिंधु सागर ही कहेंगे। तो आईएनएस विक्रांत जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो अभी सिंधु सागर में आ गया है और वो सिर्फ एक अकेला आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है, उसके साथ पूरा उसका एक सिस्टम होता है और आज या कल में सभी दर्शकों को ये एक्शन देखने मिलेगा। बाय द वे आज भारत में परशुराम जयंती है, तो अक्षय तृतीया परशुराम जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। आई शुड हैव सेड दैट इन द बिगिनिंग बट क्षमा प्रार्थी हूँ। समहाउ
इट वेंट आउट ऑफ माइंड, बट सूनर द बेटर। तो आज के दिन अक्षय तृतीया बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, और दर्शकों को शायद ये भी बताना चाहूंगा कि ऑस्पिशियस डे कोई भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए भी ये बहुत अच्छा दिन होता है। बहुत तो अच्छा इसकी दिन। शुरुआत, हाँ, तो मेरा इशारा आप समझ जाइए, कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए ये दिन, आज का दिन जो शुरुआत हो गया है, वो सबसे उचित समय है। सबसे दूसरा, अच्छा। कहीं पे भी जब हम हमारी संस्कृति में हम कहते हैं कि अक्षय तृतीया है, तो नए घर में प्रवेश करना है। कई बार अपना ही घर होता है, लेकिन हम कई वर्षों से अगर उससे दूर हैं, तो वापस उस घर में जाने के लिए भी ये उचित समय है, उचित दिन है, सबसे ऑस्पिशियस टाइम है, सबसे ऑस्पिशियस डे है, जहाँ पे स्वयं भगवान परशुराम, जो कि एक चिरंजीव हैं, उनका भी आशीर्वाद है। तो ये समय, ये मोमेंट जो है, ये आने वाला जो कुछ घंटे हैं, ये सबसे ऑस्पिशियस हैं कि आप उस घर में फिर से जाएँ, पदार्पण करें। कोई नया अच्छा काम करना है, तो उसकी भी आप शुरुआत जो है वो आज के दिन से कर सकते हैं। मेरा इशारा आप समझ गए हैं। अगर ये होता है तो व्हाट माय माय स्टेटमेंट्स एंड माय वर्ड्स वुड कम ट्रू, तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात का उल्लेख कर सकते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, कि क्यों इसको भारतीय पॉलिटिशियन जो है इसको नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, कई बार मैं समझता हूँ कि ये ओवर्टली नहीं बोल रहे हैं, किंतु ये भारत के कई लोग ये भी कहते हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स, कि भारत की चित्ती में ये नहीं है, कि वी वी आर नॉट एक्सपेंशनिस्ट। भारत की चित्ती क्या है, वो ज्ञान की है। भारत यानी कि भास्कर, भा धातु यानी कि नॉलेज, प्रकाश, नहीं, ये जो प्रभात। मुझे हाँ, ये जो चिट्ठी है, ये रीसेंट वाली है, पुरानी वाली नहीं जी, है। जी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियरली लिखा है हर जगह, जी। राजा का कर्तव्य है अपने सीमाओं को बढ़ाना। बढ़ाना, बिल्कुल अर्थशास्त्र में इसका और उल्लेख है। और हमने जो लोगों को आश्वासन दिया है कि हम सीमाएँ नहीं बढ़ाते हैं, हुँ, फिर आप सीमा घटने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आपने हुँ, दूसरे को बोल दिया है आप आक्रमण कर सकते हैं। हुँ, सो हुँ। वो जो ये जो मानसिकता है, वो एक रीसेंट मानसिकता है। इतनी ट्रू। बड़ी सेनाएँ अगर हम रखते हैं कि पूरा का हुँ, पूरा मिडल ईस्ट कंबाइंड और साउथ ईस्ट एशिया कंबाइंड, उससे बड़ी सेना है भारत की। बिल्कुल, बिल्कुल। कंबाइंड मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसको हम जब तक उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो सबको बिल्कुल। लगता है कि भारत की ज़मीन छीनते रहो। हुँ, पाकिस्तान जैसा इल्लीगल देश बन गया, बांग्लादेश जैसे इल्लीगल देश बन गया, हुँ, अंग्रेज़ों ने मनमानी करके चले गए। हुँ, तो हमने ये कभी क्यों नहीं सोचा कि हम अंग्रेज़ों पर भी राज करें उनके देश में जाके सेनाओं के साथ? ऐसा क्यों नहीं हुँ, सोचा आपने? हुँ, तो हुँ। मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, मानसिकता क्योंकि बदलने की आवश्यकता है। और इफ यू परमिट मी, मैं आपको प्लीज़, एक प्लीज़। इंसिडेंट बताना चाहूँगा, 2004 या 5 का है, सार्क लेवल की एक मीटिंग थी, जिसमें आई वाज़ प्रेज़ेंट, मैं आई वाज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और इट वाज़ ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज़, रेफ्यूजी लॉज़ पे था, और सार्क तब एक्टिव था, सब तरह से चल रहा था। तो उस मीटिंग में पूछा गया कि सब देशों के क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं भारत के साथ। तो बांग्लादेश कुछ एक लिस्ट लेकर आया, नेपाल ने भी कहा कुछ हमारे इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान वाला खड़ा होने लगा, हमने कहा, "भई बैठ जा यार, तेरी तो बात ही मत करो।" बट सरप्राइज़िंग, सत्योलॉजी के ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, सरप्राइज़िंग वाज़ कि जब मालदीव्स के रिप्रेजेंटेटिव ने धीरे से, डरते-डरते, ऐसे-ऐसे करके अपनी उँगली रेज़ की, एंड जो हमारे भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो थोड़े चकित हो गए कि ये क्या गलती से अपना हाथ खड़ा कर रहा है क्या? और वी वर शॉक्ड, आदित्य भाई, जब मालदीव्स के गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ये कहा कि यस, वी हैव इश्यूज विद भारत, और ये 2004-5 की बात मैं बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि क्या? तो उन्होंने कहा कि वी हैव आवर क्लेम्स ऑन मालदीव्स, ऑन ऑन लक्षद्वीप। तो ये मालदीव्स के गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा कि हमारा जो है लक्षद्वीप, अब सोचिए, लक्षद्वीप जिसकी आपको डेमोग्राफी पता है कि वो ऑलमोस्ट 99-100% जो है वो मुस्लिम, उसकी मुस्लिम है, आबादी है, करेक्ट। मुस्लिम आबादी है। सिक्योरिटी तो थ्रेट है भारत के लिए। जी, बिल्कुल। तो क्यों अब एक इतना छोटा-सा देश, कि जो अगर सी लेवल राइज़ होता है, तो पूरे का पूरा, द फर्स्ट कंट्री टू वैनिश फ्रॉम द अर्थ्स फेस वुड बी कंट्री लाइक मालदीव, जहाँ का हाईएस्ट लैंड मास अबव सी लेवल इज़ सम 5 मीटर्स, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 6 या 7 लाख है। तो ऐसे कंट्री को भारत के पास रहने का क्या
तत्व है या क्या मतलब है? व्हाई इज इट दैट फॉर ऑल दीज इयर्स वी डिड नॉट टेक इट इनटू आवर एम्बिट? तो बट ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये एक सामूहिक शक्ति, जब देखिए लीडर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, बट उस लीडरशिप को भी जब पूरे 140 करोड़ की, ये बहुत तत्व वाली बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब 140 करोड़ भारतीय का एक रिजॉल्व होता है, तो वो रिजॉल्व उन शक्तियों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। आई होप आपकी ऑडियंस इस बात को समझे कि इट इज नॉट अ वन पर्सन रिजॉल्व। भले आप 50 नरेंद्र मोदी जैसे इकट्ठे कर लो और स्ट्रांग उसका वो बनाओ, बट जब तक वो उसको स्ट्रेंथ 140 करोड़ भारतीयों से नहीं मिलेगी। एंड मैं ये नहीं कह रहा आप 140 करोड़ भारतीय जब इस बात को स्ट्रांगली मन में मान ले कि यस दिस शुड हैपन, वी आर शक्ति, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हम इस बात को इसका उच्चारण करते हैं, बट इन मंत्रों को हमने इंटरनलाइज नहीं किया है। दैट शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के स्वरूप में आप हमारे में विद्यमान हो जाओ, तब तक जो है ये मलेच्छ संस्कृति जो है, मलेच्छ सिविलाइजेशन जो है, वो हम पे हावी होती रही। देखिए, अब अभी हम जो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मालदीव्स और ये सब, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दे कैन ओनली प्रोग्रेस विद भारत। एब्सोल्युटली। डिएगो गार्सिया इज़ एन इल्लीगल ऑक्यूपेशन। मैं उसको बार-बार बोल चुका हूँ। वो वहाँ के लोगों को जिस तरह भगाया गया, वो सब अलग बात है। हम चुप रहे, देखते रहे, और अभी वहाँ पे जाके 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स अमेरिका ने जाके लगा दिए। लगाए हैं। व्हिच इज़ फॉर उसके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो हमारा जो एटीट्यूड है कि हम दे देते हैं। हम्म, आप जितना लड़ने से दूर भागेंगे, उतना लड़ाई आपके ऊपर थोपी जाएगी। छुपी जाएगी। हम्म, अगर हम पाकिस्तान का परमानेंट इलाज नहीं करते हैं, पाकिस्तान नाम को हटाते नहीं है, हम्म, वी डोंट हमको पाकिस्तानी आर्मी चाहिए ही नहीं किसी भी तरह। बिल्कुल। उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी तो उनके लिए भी आतंकवादी है। हम्म, वो खुद ही आजादी मांग रहे हैं, सिंधु देश के लोग। तो हम्म, आज के परिस्थिति में अगर आप देखें, तो उ- ये जो मुझे तो पॉलिटिकल, देखिए हमने 1971 में भी युद्ध जीत कर भी हार गए, 72 हम्म, में। हम्म। ये तो हम, पाकिस्तान ने हमारे में बड़ी बिगेस्ट कृपा करी ब्लंडर, है। बिगेस्ट ब्लंडर। हम्म, हाँ, पाकिस्तान ने हमारे में कृपा करी है कि शिमला एग्रीमेंट हटा दिया उसने अपनी तरफ से। हम्म, सो हम्म, एलओसी इज नाउ ओपन। तो मतलब हम्म, पीओजे के, एक तरीके से मैं मानता हूँ पीओजे के हमारे पास आ गए। हम्म। एक तरीके से लीगली दे हैव सेड ओके वी आर मूविंग अवे, एग्रीड। हो गया। यस, यस। सो नाउ नाउ इट्स टाइम टू फिनिश इट फॉर ऑल, क्योंकि हम्म, वो, नॉट ओनली दैट, भारत का अंदरूनी ये जो आप देख ही रहे कश्मीर में क्या हुआ था, द हम्म, पोर्टर्स वर इन्वॉल्व्ड, सब लोग हम्म, इन्वॉल्व थे। उमर अब्दुल्ला हम्म, की वापस गवर्नमेंट है, हम्म, हम्म, एंड दे वर आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो हम्म, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इंटरनल सिचुएशन, कि अगर कोई वहां पे पाकिस्तानी जो अंदर से टूट रहा है, पाकिस्तान, हम्म, क्योंकि वो देश ही नहीं है, वो नाम हम्म, काल्पनिक, हम्म, हम्म, तो वो हम्म, काल्पनिक नाम जब टूट रहा है उस हिंदू हम्म, की जमीन पे जो कब्जा किया हुआ है, तो हम्म, व्हाट यू थिंक इज शुड बी आवर वे, और व्हाट यू हम्म, थिंक इज हैपनिंग ओवर देयर, क्योंकि आप ऑब्जर्व रहे हैं वहां पे, बहुत दिखते हैं। हम्म। हाँ, तो जैसे बलूचिस्तान पे हमने जो बात की थी एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे आपके पॉडकास्ट में बात की थी, और उसमें भी इस बात का उल्लेख हुआ था कि किस तरह से बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बहुत स्ट्रांगली वहां पे काम कर रही है। बहुत बड़ा लैंड मास है, 44% ऑफ द टोटल पाकिस्तान का जो एरिया है, और पॉपुलेशन सिर्फ 5% है। तो ये पॉपुलेशन जो है बलूचिस की, ये टैक्टिक्स में अब बदलाव आया है पिछले कुछ वर्षों से, और वो अभी उनके जो टैक्टिक्स हैं वो बदली हैं, और इसमें भारत का सपोर्ट अब उनको मिलने वाला है। और साथ साथ में चूंकि ईरान भी जो है इस मामले में उनको सपोर्ट करेगा। तो ये एक थोड़ी सी टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक बात मैं बताना यहाँ पे चाहूंगा कि किस तरह से भारत के फॉरेन अफेयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जब अफगानिस्तान में मिले वहां की सरकार से, तो इट रेज्ड आईब्रो, और वो पाकिस्तान के लोगों में वहां पे कपकपी छूट गई कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या ये मल्टी प्रोंग्ड अटैक होने वाला है? जो मैंने आपको बताया कि सिंधु सागर में आईएनएस विक्रांत, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहां पे आ चुका है, उसके साथ साथ उनकी सारी फ्रिगेट, सबमरीन, सब कुछ पूरा वहां पे जमा हो चुका है। इस तरफ से बलूचिस्तान और ईरान की तरफ से भी जो है एक हमला होगा, और ऊपर
अगर आप उनके नॉर्थ वेस्ट में समझें, फाटा रीजन है या खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहां से भी अफगानिस्तान और जिस तरह से हम तहरीके टीटी पाकिस्तान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी वहां से अटैक करेगा और इस तरफ से जो पाकिस्तान का ईस्टर्न सेक्टर है, वहां से फुल फोर्स में भारत की तरफ से आक्रमण होगा। तो ये पूरे केस में जो है ये एक ऐसी स्थिति में आने वाला है और ये रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं कि उनका जो मुल्ला जनरल है, चीफ है, मुल्ला आसिफ आसिम मुनीर, वो तो देश छोड़ के भाग गया है। और पीएम जो है वो भी सुनने में आ रहा है कुछ बीमार है, तबीयत खराब है। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया है कि सभी फोर्सेस को अपना समय चूज़ करें, अपना मोड हुँ, चूज़ करें और जो करना है करें। यस, ऑब्जेक्टिव दे दिया यस, गया है। अभी जस्ट नाउ यस, जस्ट रिलीज्ड प्रेस रिलीज। यस। तो वो जो जो बोला है ना कि समय भी हमारा होगा और वक़्त भी हम तय करेंगे और जगह भी हम तय करेंगे, तो वो हो चुका है। और एक शायद ये चीज़ आपके दर्शकों को भी जानना आवश्यक है। भारतीय सेना का मोटो क्या है? भारतीय सेना का मोटो है सेवा अस्माकं धर्म। सर्विस बिफोर सेल्फ। धर्म जो है ये यहाँ पे ये रिलीजन नहीं है, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। तो सेवा परमो धर्म इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। विल बी शॉक्ड, विल बी शॉक्ड। ये हम लोगों को नहीं पता होता है, हम हिंदुओं को, कि पाकिस्तान आर्मी का मोटो क्या है। पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिल्लल्लाह। जिहाद इज द कोर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। वो तो कहते ही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है हम सभी को समझना कि व्हाट आर वी फाइटिंग अगेंस्ट। भारत किससे लड़ रहा है। ये जिहादी फोर्सेस ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक टू क्रिएट सम काइंड ऑफ जिंगोइज्म नहीं है, ये तथ्य है। ये पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। ये उनका मोटो है। और हम हमारा मोटो जो हमारे भारतीय सेना में जो भी ज्वाइन होता है वो प्रण क्या लेता है कि मेरे लिए भारत माँ की सेवा वो सर्वोपरि है। सेवा परमो धर्म। और कहां पे सेवा परमो धर्म और कहां पे जिहाद फी सबिलिल्लाह। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इन दो आइडियोलॉजीज के बीच का भी है आदित्य भाई। ये हम सबको समझना आवश्यक है। आपने बिल्कुल एक्यूरेटली दोनों का डिफरेंस तो बता ही दिया है। वो सबको ये क्या है ना, ये भी बहुत लोगों को ज्ञान है इसका, और जिन्होंने नहीं सुना पहली बार वो सुन सकते हैं। हम्म, लेकिन एक जो ए, एक देखिए, भारत एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहाँ के लोग बहुत प्रेम करते हैं अपनी भूमि से। मैं तो पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, 155 कंट्री से ज़्यादा घूमता रहता हूँ। एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्लेस आई वेंट जहाँ के लोगों को अपनी भूमि से इतना प्रेम नहीं है। वो लोग, क्योंकि कोलोनाइज़ेशन इतना भयंकर है दुनिया में कि लोग अपनी ज़मीन से कट चुके हैं। लेकिन भारत एकमात्र देश है, जब मैं अमेरिका में बैठा हूँ सैन डिएगो में, और मैं अपने आप को, भारत से इतना प्रेम है कि हम लोग अपनी जान दे सकते हैं भारत के लिए, जबकि बाय लॉ हमको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जान देनी चाहिए। लेकिन वी आर रेडी, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप किसी भी देश को जिसको चाहते हैं उसको वहां पे जाके लड़ सकते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। लेकिन फिर भी आ, ये जो फीलिंग है वो सिर्फ भारत के लोगों में है, पाकिस्तान में नहीं है। वो क्योंकि अरबी मानसिकता है। अरबी मानसिकता क्या होती है? गुलामी की मानसिकता होती है। इस्लाम की मानसिकता गुलामी की मानसिकता होती है। जहांगीर फोर ने भारत को बेचा, दो स्त्रियों और यूरोपियन कपड़ों के लिए, इस तरह बेचा उसे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा कोई भी इस्लामिक रूलर नहीं हुआ किसी भी देश में जिसने अपनी आत्मा को, अपने ईमान को कुछ पैसों के लिए न बेचा हो, चाहे और सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान ने पूरा देश बेच दिया है चाइना को। वो तो अभी बेचा, उसके पहले अमेरिका को बेचा था। हाँ, पहले अमेरिका को बेचा था, अब जो है उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया है डॉलर्स के लिए। मतलब ये पाकिस्तान की कंडीशन है, वो बाजारू महिला के जैसी, औरत के जैसी, जहां मर्जी आए बिकता है वो। तो लेकिन भारतीयों का, हमारा हमारा तो जमीन से लगाव है। पुलस ऋषि की तपस्या हुई है वहां पे। हमारे मंदिर है वहां पे जिनको इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी और तोड़ नहीं पाए बेचारे। इतने मंदिर हैं कि तोड़ ही नहीं सकते कितने, उसके ऊपर घर बना दिए। तो कभी भी जब भी अब हम जाएंगे निकाल लेंगे उसको।
और पृथ्वी को तो हम माँ कहते हैं, भूमि देवी माँ है हमारी। भूमि देवी माँ है, पृथ्वी माता है। हाँ, तो ये जो तो इल्लीगल ऑक्यूपेशन तो हम सबको मालूम है, लेकिन अब जो है समय कुछ और है हुँ, और इस समय पुरानी इतिहास की जो त्रुटियाँ हैं उसको दूर करने का समय है। हुँ, तो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, ऑलरेडी 50 मिनट हो चुका है। तो हुँ, हाउ डू वी नाउ मूव फॉरवर्ड, क्योंकि जो भारत की नई जनरेशन है इज़ इम्पेशेंट नाउ। पक हुँ, चुकी है दूसरों के सुन-सुन के, पक चुकी है इन हुँ, सब का सुन-सुन के। हुँ, व्हाट डू यू से? हुँ। हाँ, तो यही है कि इसकी शुरुआत जो है वो आदित्य भाई एजुकेशन से होगी। जो जो पतन जहाँ से शुरू हुआ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सबसे बड़ा रास शुरू हुआ इस बात से कि हमने अपना एजुकेशन वामपंथियों के हाथों में सौंप दिया और पहले जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स आए, वो सभी के सभी या तो मुस्लिम थे या वामपंथी विचारधारा के या दोनों थे। तो अब जो है हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा भारत का सही इतिहास क्या है और जैसे जब मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ाता हूँ, मालवीय मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग और एनईपी 2020 जिसके अंतर्गत समग्र भारत के प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन सभी को मालवीय मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग में ये कंपलसरी है कि आपको भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का इस बात को मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो बेसिक सोर्स है, वो क्या है? तो हम कहते हैं चतुर्दश विद्यास्थान। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, किंतु उसका एक जो तत्व है चतुर्दश 14 विद्यास्थान जो है उसमें से एक सोर्स है, वो हम कहते हैं इतिहास। और इतिहास मतलब क्या है? इतिहास में हम 3 कंपोनेंट्स को इतिहास मानते हैं, वो है रामायण, महाभारत और पुराण। ये बात जब हम सीखने लगेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि रामायण, महाभारत और पुराण हमारे इतिहास हैं, राइट? दे आर आवर हिस्ट्री और जब हम उसको उस तरह से देखने लगेंगे, तो एक जो सिविलाइजेशनल प्राइड है, वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। अहल्याबाई होल्कर त्रिशताब्दी वर्ष उनका चल रहा है। आज से 300 वर्ष पूर्व 1725 में उनका जन्म हुआ, 31 मई 1725 और उनके जो कार्य रहे हैं, कितने बालकों को पता है उसके बारे में कि उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट अहल्याबाई अहल्या देवी होल्कर्स लाइफ वाज उनका राज्य केवल मालवा तक सीमित था, बट उनकी जो दृष्टि है वो पूरे राष्ट्र में समाहित थी। उन्होंने जब सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया, उन्होंने जब बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार किया, उन्होंने रामेश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार किया, वहां पे गया के पास विष्णुपद मंदिर उसका जीर्णोद्धार किया या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के जो अहल्या घाट हैं उसका निर्माण कराया। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द मालवास टेरिटरी, किंतु इन सब के पीछे का कारण क्या था कि that उनकी जो दृष्टि थी वो राष्ट्रव्यापी थी। शी वॉज नॉट थिंकिंग कि भाई मैं तो मालवा की महारानी हूं या मैं मालवा तक ही मेरा राज्य है तो मैं उसी का काम करूंगी, उसी की बात करूंगी। सो ये ओवरकमिंग अबव द शैलो नैरो concepts ऑफ नेशन स्टेट, शी वर्कड फॉर द एंटायर राष्ट्र, भारत राष्ट्र। ये बात हमें ऐसे सब उदाहरण, ऐसे सब जो इतिहास के जो तथ्य हैं, ये हमें अपने बच्चों को बताने होंगे और इन सब चीज़ों को हमारे करिकुलम में, हमारे एजुकेशन करिकुलम में लाना पड़ेगा। और जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से हम सब एक महायज्ञ में जुड़े हुए हैं, तो इस यज्ञ में आप भी, समाज भी अपनी तरफ से किसी न किसी तरह से आहुति देता रहे। तो एक रिवाइवल जो है सनातन का, वो अभी हो रहा है। उसमें सिर्फ हमें थोड़ा-सा एक उसको मोमेंटम देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है और उसके बाद वी विल अगेन रीच द ज़ेनिथ ऑफ जो सुवर्ण काल है, वहाँ पे हम इसको अपने ही जीवन समय में इन आवर लाइफ टाइम वी विल सी दैट हैपनिंग। आदित्य भाई। एक्चुअली अब तो नाउ वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग, तो दर्शकों को भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि नाउ पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है 1971 के बाद। इंदिरा गांधी ने भी कुछ कंडीशंस लगाई थी इंडियन मिलिट्री के ऊपर, मानेकशॉ के ऊपर, और मानेकशॉ ने उसको रिफ्यूज किया था। तो अब शायद ये मोदी जी इतिहास रचने वाले हैं, लगता है हुँ, हुँ, कि अब बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी अब सेनाओं को एक 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 चीज़ मैं हमेशा सुनता हूँ। मेरी जो धर्मपत्नी है, सधर्मचारिणी आर्मी ऑफिसर हैं।
और 2007, 8, 9 उनकी पोस्टिंग बारामूला कश्मीर में थी। और ये इंसिडेंट हमेशा बताती हैं कि उस समय दर्शकों को अगर स्मरण में है तो मुजफ्फर चलो आंदोलन, मुजफ्फराबाद चलो आंदोलन बड़ा हुआ था। दिस वाज 2007-8-9 का 7-8 का टाइम का वक्त है। तो कहती हैं कि पूरा जो लोग चल रहे हैं वहां पे, आदमी और औरत, मैं औरत शब्द का प्रयोग जनरली नहीं करता हूँ, औरत शब्द का बहुत ही गंदा मतलब होता है, परंतु हमेशा मैं महिला या स्त्री कहता हूँ, बट उस समय जो थी वो सब औरतें ही थी। तो आदमी और औरत चल रहे थे और नारा क्या लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड सधर्मचारिणी कैप्टन मीरा कहती हैं उनके साथ उनका एक सैनिक था जिसके हाथ में, दोनों के हाथ में AK-47 लोडेड राइफल है, लाइव एम्यूनिशन के साथ। और वो जो उनका जवान है वो बड़ी ही एक मासूमियत और एक हेल्पलेसनेस के साथ उनकी तरफ देखता है और कहता है कि मैडम क्या करें इन हथियारों का, क्या करें, यही सुनने के लिए हमारे हाथ में हथियार दिए हैं। और आज का जो समय है, वो जो लीडर क्या कहते हैं, यू चूज योर डे, यू चूज योर वेपन, यू चूज योर थिंग, यू चूज योर मैकेनिज्म, इवन एब्सोल्यूट फ्री हैंड। तो ये जो है समय बदला हुआ समय है, और ये पॉलिटिकल विल दर्शाता है। लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप तो उस समय भी सशक्त थी, अभी भी सशक्त है, परंतु जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो पॉलिटिकल एक पैट्रनेज जो अब जो आया है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट का, और उसमें न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी हैं, एस जयशंकर हैं, जिन्होंने पूरे डिप्लोमेटिकली एक भारत को एक अलग लेवल पे लेकर गए हैं। तो यही समय है, सही समय है। और अब सिर्फ न सिर्फ हम सबको, भारत के बाहर भी जितने भी सनातनी बैठे हैं, सबका विश्वास है कि अब तो जो होगा वो निर्णायक होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो समय है ये बदला हुआ समय है। टू आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद का भी जो कश्मीर है वो हमने देखा लास्ट ईयर। अगर दर्शक ये 4 शब्दों को अगर गूगल सर्च करते हैं, कारगिल विजय ज्ञान यात्रा, तो आपको डिटेल में मिलेगा। कारगिल विजय ज्ञान यात्रा अगर आप गूगल करेंगे तो हमारी मैं और साथ में मेरी सहधर्मचारिणी कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे, हमने वहां जाके देखा एक बदला हुआ कश्मीर। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देखें, अगर वहां की जो पर सिस्टम्स बदली, मानसिकता तो पुरानी है ना, मानसिकता उनकी पुरानी है। उसमें उस मानसिकता है, तभी तो ये हुआ जो हम देख रहे हैं। पहलगाम का मतलब वो उनको आप इंसिडेंट, पैसा भी दे दो तो भी कुछ करने वाले नहीं, पैसा भी दे दो, देन आल्सो दे कैन डू द सेम थिंग। वो समय लेगा। और माँ दुर्गा जो है या तो संहार लाएगी, और संहार लाने के बाद ही जितने भी अधार्मिक तत्व हैं उसका संहार करेगी। मैं आपको बड़ा तभी एक ही इंसिडेंट बोलता हूँ, एक बड़ा इंसिडेंट। युधिष्ठिर को बोलते हैं कृष्ण भगवान कि मैं खत्म कर देता हूँ पांडव, शकुनी, कर्ण, इनको खत्म कर देता हूँ। युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। समझे आप? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि आपको भी स्वर्ग जाना है ना, आपको भी मुक्ति चाहिए। युद्ध तो बिल्कुल, मुक्ति का मार्ग है, बिल्कुल, बिल्कुल, युद्ध तो बिल्कुल। मुक्ति का मार्ग है। तो मुझे वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा युधिष्ठिर का। और जब हुँ, दुर्योधन, भीष्म जब अपनी सेनाओं को बोल रहे हैं, कौरव की सेनाओं को बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए आज स्वर्ग और ब्रह्मलोक का मार्ग खुल गया है। ये कौरव को बोल रहे हैं भीष्म, हुँ, और युधिष्ठिर भी ये बोल रहे हैं कि अब तुम स्वर्ग का मार्ग, क्योंकि कहीं न कहीं अपने कर्मों के द्वारा ही हमको मुक्ति मिलती है। तो युद्ध भी एक वो साधन होता है। मतलब इसीलिए तो भारतीय सेना सबसे, जब अंग्रेज़ों ने बुलाया द गॉड ऑफ आर्टिलरी, भारतीय हुँ, आर्टिलरी, ये अंग्रेज़ों ने बुलाया। हुँ, ये ब दूसरों ने, क्योंकि हमको बहुत सर्टिफ़िकेट की आदत पड़ गई है ना दूसरों से, तो हुँ, उन्होंने बुलाया द गॉड ऑफ आर्टिलरी, हुँ, क्योंकि हमारे हुँ, सैनिक पीछे नहीं हटते। हुँ, M46 होगी या कोई भी गन होगी बड़ी, हम लगे रहेंगे वहाँ पे। हुँ, हुँ, सो द युद्धे च पलायनम। लेकिन हुँ, ये दूसरों में नहीं है, ये बहादुरी दूसरों में नहीं है। हुँ, यू नो, तो वो ना अमेरिकी सोल्जर्स में है, ना किसी और सोल्जर्स में है, ब्रिटिश हुँ, में बिल्कुल नहीं है। टैक्टिकल रिट्रीट इज़ अ ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। हुँ। इसीलिए तो हर जगह और भागते अभी आप बता रहे हैं आदित्य भाई, तो मुझे 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक इंसिडेंट मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। थिएटर है अभी का इज़राइल, और हाइफ़ा लिबरेशन वॉर।
हाइफा तब का जो था वो हाइफा पोर्ट वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर करेक्ट। और वहां से लिबरेट करने के लिए जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उसमें जोधपुर लांसर्स, तब के निजाम और मैसूर लांसर्स, ये तीनों के फोर्सेस, इसीलिए जो त्रिमूर्ति चौक जो कि दिल्ली में है, ये तीनों को रिफ्लेक्ट करता है, तीनों के रेजिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें जो निजाम के फोर्सेस थे, दे सेड कि नो विल नॉट फाइट, ये हमारे सेम उम्मा शुम्मा एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। किंतु जो जोधपुर लांसर्स और मैसूर के जो फोर्सेस थे, जो कि सब सनातनी योद्धा थे, उन्होंने कहा विल विल प्रोसीड फर्दर, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के रिकॉर्डेड उसमें है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा दिस इज सुइसाइडल, आप आगे मत जाइए, यू नो वी आर ऑल सराउंडेड, मत करिए ऐसा। बट उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे इसमें पीठ पीठ दिखाना मंजूर नहीं है, एंड दे वेंट अहेड एंड दे लिबरेटेड हाइफा। और इसीलिए ये अगेन इट्स अ डिफरेंट डोमेन वेर इन वी टॉक अबाउट इंडो इजराइल कोऑपरेशन, और आज हाइफा पोर्ट लिबरेटेड है, तो वो अगेन बिकॉज ऑफ जो हमारे सनातनी सोल्जर्स, हमारे सनातनी सैनिक जो वहां पे ब्रिटिश आर्मी के तहत लड़े थे, उनकी वजह से वो लिबरेटेड हुआ, और उसके बाद एज यू नो रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो आप सही बता रहे हैं कि ये दिस इज नॉट इन आवर ब्लड, ये और अगर आप देखिए पूरा इतिहास, तो चाहे वो फेट्रिसीडियल टेंडेंसी रही हो, चाहे वो पीठ के पीछे वार करने का टैक्टिक्स रहा हो, या चाहे वो भगेड़ूपना हो, ये सब का सब, जैसे आपने बताया कि ब्रिटिश का तो उनके तो डॉक्ट्रिन में ही है, यू नो विड्रॉ, तो ये सब बातें हैं। और इसके चलते आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और लेट्स सी क्या होता है आगे, बट जो भी होगा सब शुभ होगा, ऐसी मंगल कामना है। थैंक यू सो मच। और डेफिनिटली विद दैट व्यू पॉइंट विल एंड कि दर्शकों आप प्रसन्न रहिए। पहले तो बड़ा मुश्किल आदेश होता है गुरुओं का, प्रसन्न रहिए, क्योंकि हमको आदत नहीं है, रोने की आदत पड़ गई है। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड मेनी पार्ट्स ऑफ दिस थिंग। और सिद्धार्थ जी के साथ बात करके मुझे मजा मजा आता है, क्योंकि काफी धार्मिक बातें भी होती हैं इनके साथ। और बिकॉज बिना शास्त्रों के धर्म होता नहीं है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता। तो जो अब यही व्यक्ति है ना, धर्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय। तो अभी जो है भगवान ने भी कह दिया, भगवान या फिर सुप्रीम लीडर कौन है, अभी तो सुप्रीम लीडर हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कह दिया है तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, सभी आर्मी कमांडर्स को बोल दिया है, युद्धाय कृतनिश्चय। तो अब किसी भी वक्त जो है धर्म युद्ध जो है वो शुभ तिथि जैसे मैंने बताया आज है ही है, तो इसमें हो जाए। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और हम लोग का दर्शकों को भी बोल रहे हैं कि ये ज़िले है, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जो अमेरिका से हैं वो कर सकते हैं, और जो भारत से हैं वो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे डोनेट कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं, हमारे गुरुकुल चलते हैं डेली, तो उसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता है। सो डू जॉइन। और जो भारत में जिन लोगों को गुरुकुल चलाना है, जिसको कोर्सेज चाहिए कि क्या गुरुकुल का कोर्स होता है, आप मुझे लिख दीजिए ईमेल, and I'll send you for free. Also, I'll send you course material for free also. तो ये हमारी सेवा है सबके लिए, तो you can do that and I'll be very happy to provide that. Sathology@sathology.org. चलिए रुकते हैं यहीं पे। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर जॉइनिंग। नमस्ते सिद्धार्थ जी। एंड ऑल्सो मैंने कैप्टन मीरा की आवाज पीछे सुन रहा था, तो उनको भी मेरा नमस्कार। थैंक यू।